दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए और तेलंगाना के लिए भी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका। अब 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और जैसे ही ये चुनाव प्रक्रिया 3 दिसंबर को खत्म होगी, मतगणना हो जाएगी, उसके बाद पूरे देश की नज़र लोकसभा चुनाव पर होगी। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा या नीतीश मैजिक चलेगा या राहुल मैजिक चलेगा, इंडिया गठबंधन का मैजिक चलेगा या बीजेपी और आरएसएस का चुनावी हिंदुत्व चलेगा, ये चर्चा जोरों पर होगी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना है, तमाम क्षेत्रीय छत्र और कांग्रेस पार्टी एक जगह इकट्ठा हुए हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ये गठबंधन अपने आप को एक यूनाइटेड अलायंस के रूप में पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को हरा पाना, चुनाव में हरा पाना, सत्ता से डिगा पाना, क्या वाकई इतना आसान काम है? नरेंद्र मोदी सरकार की असली ताकत क्या है? किन इलाकों से नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है और कहां बड़ी चुनौती है? आज इसी सवाल पर हम आ रहे हैं। तमाम चर्चाएं होती है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, कर्नाटक की, लेकिन इन चर्चाओं को हम छोड़ते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत उन राज्यों में है, उन राज्यों की 106 लोकसभा सीटों में है जहां 106 में 101 सीटें, सिर्फ 5 सीटों को छोड़कर बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के पास है। गठबंधन सहयोगियों के पास तो सिर्फ 2 सीटें हैं, 99 सीटें बीजेपी के पास है। और यहां यदि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने में असमर्थ रहता है तो फिर बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने का, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को अपदस्थ करने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। इन 106 सीटों वाले राज्यों में 3 वो राज्य भी हैं जहां चुनाव हो चुके हैं और वहां की 65 सीटें भी हैं और कुछ और राज्यों की 41 सीटें भी हैं। चलिए हम एक एक कर शुरुआत करते हैं कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, क्यों ऐसा मानना है कि आखिर इन राज्यों में यदि नहीं पछाड़ पाई बीजेपी को तो फिर मुश्किल है। और ये काम नीतीश कुमार आकर नहीं करेंगे, ये काम एम के स्टालिन आकर नहीं करेंगे, ये काम अखिलेश यादव आकर नहीं करेंगे, ये काम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को ही करना होगा और कोई आकर नहीं करेगा। तो क्या ये काम करने में सक्षम है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और कुछ हद तक हेमंत सोरेन? चलिए हेमंत सोरेन के राज्य से ही शुरू करते हैं। 14 लोकसभा सीटें हैं, 12 सीटें पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिशें होती है, लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करें, मौजूदा हालात को देखते हुए यदि बात करें तो 2014 और 19 की परिस्थितियां, मुख्यमंत्री चाहे विपक्ष का रहा हो या भाजपा का रहा हो, 12 लोकसभा सीटें भाजपा प्लस के पास रही है तो रही है और यही एक कड़वी सच्चाई विपक्ष को स्वीकार करनी होगी। और मौजूदा दौर में हेमंत सोरेन क्या इसमें सक्षम है कि वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोक सके? इस राज्य में नीतीश कुमार का भी असर है, इस राज्य में नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव का भी असर है, कांग्रेस का भी अच्छा खासा असर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का असर तो है ही। तो क्या ये 4 दलों का गठबंधन बीजेपी को 4 या 5 या 2 सीटों पर रोक पाएगा? ये पूरी बुनियाद दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह तय नहीं होगी जहां कांग्रेस को ही लड़ना है। इसकी चुनावी बुनियाद, इसकी रणनीतिक बुनियाद सबको मिलकर तय करनी होगी। और वाकई 14 और 19 के नतीजों को नहीं दोहराना है, 14 में 12 सीटें बीजेपी प्लस को नहीं देनी है तो ये कवायद इन्हीं लोगों को करनी होगी, इंडिया गठबंधन के दलों को। दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब झारखंड के बाद पड़ोस में चलते हैं। पड़ोस का राज्य छत्तीसगढ़, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, सरकार किसकी बनेगी 3 को तय होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात यदि करें तो 2014 हो या 19, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। 2019 की बात करें, 11 में 9 लोकसभा सीटें, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 में 9 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। क्या इस माहौल को वो बदल पाएंगे?
और यदि यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को चूंकि अकेले लड़ना है, किसी दूसरे के साथ ना तो सीटें साझा करनी है, ना रणनीति साझा करनी है, बल्कि यदि भूपेश बघेल सत्ता में वापस आ गए तो सत्ता, मशीनरी, नैरेटिव, माहौल सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में होगा। लेकिन ये 2019 की तरह यूं ही जाया तो नहीं हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान देना होगा कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर 9-2 का फैसला बीजेपी के पक्ष में ना होकर के वो कांग्रेस के पक्ष में हो। और ये कैसे होगा, ये कांग्रेस पार्टी तय करे। किस प्रकार से वहां की दलित चेतना, वहां की आदिवासी चेतना, वहां की ओबीसी चेतना, वहां दूसरे वर्गों की चेतना, महिला चेतना, इन सब के बीच से कांग्रेस पार्टी सामंजस्य बिठाकर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को लोकसभा चुनाव में रोक पाएगी। ये बड़ा सवाल है। जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव एक बार फिर से पारित करेगी, या कुछ और रणनीति जिससे फोकस नरेंद्र मोदी से हटाकर मुद्दों पर लाया जा सके। कांग्रेस पार्टी के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट है? 3 दिसंबर के बाद देखना होगा। 14 और 11, 25 सीटों की बात मैंने कर ली। अब 25 के बाद 29 सीटों वाला राज्य मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। 29 सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश के पिछले 2 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आप देखें तो 27 सीटें 2014 में और 28 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, 29 में 27 सीटें मिली। और 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन 29 में 28 सीटें भाजपा को मिली। फिर ऐसे मुख्यमंत्रियों को सत्ता में रखने से फायदा क्या कि दिल्ली की सत्ता के निर्माण में, दिल्ली में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में ये कोई भूमिका ना निभा सके? ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। और क्या कांग्रेस पार्टी ने 14 और 19 ना दोहराया जाए, मध्य प्रदेश में पार्टी को बड़ी सफलता मिले और भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, इसकी कोई बुनियादी तैयारी की है? फिलहाल तो बहुत साफगोई से कहा जाए तो ये दिखाई नहीं पड़ता। विधानसभा में सत्ता आ जाती है, मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर मस्त हो जाते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जिनका अपना भी व्यवसायिक हित है, अपने भी व्यवसाय हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और फिर जिनके बड़े कारोबार होंगे वो सीबीआई, ईडी से नहीं लड़ पाएंगे। वो प्रो कांग्रेस और एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी मोदी नीतियां तैयार करने की दिशा में बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति दिखाएंगे। ऐसा होना सीबीआई और ईडी के प्रकोप के दौर में किसी कारोबार करने वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है, और यहां से यदि बीजेपी को नहीं रोका गया तो फिर 2024 की बात छोड़ ही देनी चाहिए। 54 लोकसभा सीटों की बात अब तक मैंने कर दी। झारखंड की 14, छत्तीसगढ़ की 11 और मध्य प्रदेश की 29। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में 25-0 का स्कोर 2 बार से हो रहा है। 25-0 का स्कोर जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हो, राज्य में सत्ता किसी की हो, लोकसभा की सीट भाजपा की, क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या करेगा इंडिया गठबंधन? और किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 1998 जैसी, 2009 जैसी चुनावी सफलता दिला पाएंगे? ये अशोक गहलोत को भी तय करना होगा, सचिन पायलट को भी तय करना होगा, गोविंद सिंह डोटासरा को भी तय करना होगा, और दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी तय करना होगा। नीतियों को लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने वाले एक एजेंडे के साथ सामने लाना होगा, जिस एजेंडे के साथ चुनावी हिंदुत्व और चुनावी राष्ट्रवाद के एजेंडे की चमक को फीका किया जा सके। ये सवाल इतना बड़ा सवाल है, इसके इर्द गिर्द पूरे हिंदुस्तान की सियासत के घूमते रहने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले की बात की जा रही है। सत्ता में कौन आएगा किसी को नहीं पता। 3 दिसंबर को ही जाकर स्पष्ट होगा कि कौन आएगा, या हंग असेंबली आएगी। लेकिन असेंबली किसी के पक्ष में जाए, फर्क क्या पड़ता है? 14 और 19 को देखकर तो यही लगता है। अब 24 में हालात क्या होंगे, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल पर चूंकि हम राजस्थान की चर्चा करते हैं, तो इस बड़े सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की सफलता
और कांग्रेस की असफलता पर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान देने लायक है, वो ये है कि जो जनरल कैटेगरी के वोटर हैं, सामान्य वर्ग के वोटर, उन वोटर्स को कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से मान लिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। उनको लुभाने की किसी कवायद में वो नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा आधार रहा है वो आधार कांग्रेस पार्टी का जनरल कैटेगरी के वोटर रहे हैं, दलित वोटर रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर, अल्पसंख्यक वोटर रहे हैं। लेकिन उन्हीं तबकों में से एक तबके की जो इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, उसकी अगर कांग्रेस पार्टी से दूरी है तो स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करेगा। और कांग्रेस पार्टी उसे खुद से छोड़ने की तरफ दिखती है तो आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। राजस्थान में राजे रजवाड़ों का प्रभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों वहां पर है? क्योंकि राजे रजवाड़े को भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन उस समुदाय से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जरूर बनाए। 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, 13 साल तक मुख्यमंत्री रखा, उपराष्ट्रपति भी बनाया। जिस समुदाय के वोट भले ही कुछ कम हो, लेकिन सामाजिक प्रभाव और प्रभुत्व बहुत बड़ा है। और उस समुदाय को वन साइडेड बीजेपी की तरफ छोड़ दिया जाना, ब्राह्मण समुदाय को वन साइडेड बीजेपी की तरफ जाने के लिए छोड़ दिया जाना, ये एक बड़ी असफलता का कारण है कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में इसका निदान कैसे ढूंढेगी ये देखा जाना है। अब तक मैंने 54 और 25 79 लोकसभा सीटों की चर्चा आपके सामने कर दी, 4 राज्यों की, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। अब चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं, 2 बार से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीत रही है और विधानसभा में बहुत बुरी तरह हार रही है। तो दिल्ली की जनता जो लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग वोट दे रही है, क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी, और यही चूंकि इंडिया गठबंधन का आज जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन राज्यों में दिल्ली ही इकलौता स्टेट है जहां इंडिया गठबंधन के बीच सामंजस्य कितना है इसका टेस्ट होना है, इसकी परीक्षा होनी है। और दिल्ली में क्या मैच्योरिटी लेवल दोनों दलों के बीच ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो 7-0 का स्कोर है उसको विपक्ष के पक्ष में बनाया जा सके, विपक्ष के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास है, दिल्ली विधानसभा भी आम आदमी की पार्टी के पास है। तो कहीं दिल्ली के डबल इंजन का गुरूर गठबंधन की राह में बाधा तो नहीं बनेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं। और सीट शेयरिंग का मामला क्या बहुत स्मूथली, बहुत ही सामान्य तरीके से सुलझ जाएगा क्या? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें तय होनी है। मत भूलिए कि ये वही दिल्ली है जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी को 2004 में बड़ा झटका दे चुकी है। 6-1 के स्कोर के साथ केवल विजय कुमार मल्होत्रा जीते थे, बाकी तमाम 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। 2009 में 7 की 7 सीटें हार गई, 7 कांग्रेस ने जीती, लेकिन 14 और 19 का नतीजा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में रहा। अब इस हालात को कैसे उलटना है ये अरविंद केजरीवाल भी तय करें, कांग्रेस पार्टी भी तय करे। पड़ोस का राज्य हरियाणा, 10 लोकसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 2014 में 7 सीटें और 2019 में 10 की 10 सीटें मिली। अब इस हालात को कौन बदलेगा? किसान आंदोलन, महिला पहलवान आंदोलन, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की वैकेंसी ना आना, मनोहर लाल खट्टर की सरकार की नाकामियां, नरेंद्र मोदी सरकार की कामयाबी या नाकामियां, आखिर कौन सा माहौल राजस्थान के बाद हरियाणा के माहौल को तय करता हुआ दिखाई देगा? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई नामो निशान सोनीपत की लोकसभा सीट के बाहर नहीं माना जाता था, उस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10-0 का स्कोर कैसे किया? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कांग्रेस पार्टी के पास? क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ भी कोई अलायंस करेगी? और तीसरी बात ये कि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे किया गया, राहुल गांधी अपनी नई टीम को तैयार कर रहे थे, वो नई टीम किसी काम की नहीं निकली। तो क्या आज की तारीख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने ताकतवर हैं कि वहां पर 10-0 के स्कोर को बीजेपी को 1 या 2 सीट, यूं कहें कि फरीदाबाद और गुड़गांव तक सीमित रखने में कामयाबी हासिल करें? इसका टेस्ट भी आने वाले वक्त में होना है। कई सारी सीटों की चर्चा हमने आपके साथ कर ली, कई सारे राज्यों की चर्चा कर ली,
अब तक 96 लोकसभा सीटों की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि 106 लोकसभा सीटों की हम चर्चा करेंगे। 96 की कर चुका, झारखंड की 14, छत्तीसगढ़ की 11, मध्य प्रदेश की 29, राजस्थान की 25, दिल्ली की 7 और हरियाणा की 6। और जब 96 सीटों की चर्चा कर ली तो 10 बची हुई सीटों की तरफ भी चलते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, 4 हिमाचल की, 5 उत्तराखंड की और 1 चंडीगढ़ की, कुल जमा 10 सीटें। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर सांसद है चंडीगढ़ से, क्या वो सीट बीजेपी जीतेगी? पवन बंसल क्या वापस कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उस सीट को डाल पाएंगे? यह सवाल बड़ा है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री 2014 में वीरभद्र सिंह थे, 2019 में बीजेपी के जयराम ठाकुर बन गए, यानी सत्ता किसी की रही, 4 की 4 लोकसभा सीटें भाजपा की। क्या यह हालात बदल पाएंगे? और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो उत्तराखंड, जहां से अभी मजदूर निकाले जा रहे हैं, जहां जोशीमठ जैसी घटना हुई, क्या ये तमाम प्राकृतिक आपदा और इस प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार सरकार का वो तथाकथित विकास जो पर्यावरण की चिंताओं को बिल्कुल दरकिनार करता हुआ, रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? 5-0 हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी के पक्ष में, यानी कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी 2014 में बीजेपी के पक्ष में, और 2019 में भाजपा की सरकार रहते हुए भी 5-0 का स्कोर बीजेपी के पक्ष में। सरकार किसी की भी रहे, उत्तराखंड में 5-0 का स्कोर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से आ रहा है भाजपा के पक्ष में। इस हालात को क्या कांग्रेस पार्टी बदल पाएगी? और इस हालात को बदलने के लिए नेतृत्व के स्तर पर जातीय समीकरण, सामुदायिक समीकरण, मुद्दों के आश्रय, सांगठनिक ताकत के आश्रय क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो सकता है? मुद्दों की गिनती हम कर सकते हैं कि लोगों को जो सीधे छूते हैं। किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा लोगों को सीधे छूता है, वो मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक बड़ी भूमिका निभा सकता है, छत्तीसगढ़ में बड़ी भूमिका निभा सकता है, राजस्थान में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही चुनाव ड्यूटी में लगने जाएंगे और उनके परिवार वालों का वोट बहुत बड़ा है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके साथ साथ अग्निवीर को परमानेंट कर दिए जाने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग आर्मी में है। हिमाचल की बात करें तो वहां एक सैनिक कल्याण मंत्रालय भी है, राजस्थान से बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से हैं, और इन सब के बीच मध्य वर्ग की दुर्दशा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। महिला पहलवानों और महिला सुरक्षा का मुद्दा ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और इन सब मुद्दों के आश्रय क्या भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी हिंदुत्व को आगे चला पाएगी? राम मंदिर का मुद्दा इन सब मुद्दों के ऊपर रखकर बीजेपी थोप पाने में कामयाब हो पाएगी? यदि वो कामयाब हो पाती है तो ये इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इन 3 लोगों की, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम जोड़ ले तो इन 4 नेताओं की सबसे बड़ी असफलता होगी कि इन 106 सीटों वाले राज्यों में, जिसमें 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्यों में कुल जमा 9 राज्य आप कह सकते हैं, इन राज्यों की 106 पर 101 जो बीजेपी ला रही है, वहां यदि बीजेपी को 50 या 50 के नीचे सिमटाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हुई तो मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी किसी भी हालत में 220 सीटों तक पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। और जब 220 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी तो इस देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 5 साल और इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बिताने पड़ेंगे। तमाम ढुलमुल पार्टियां हैं जो 220 को 272 में बदल दें। नवीन पटनायक की पार्टी का जिक्र होता है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का जिक्र होता है, केसीआर की पार्टी का भी कुछ लोग जिक्र करते हैं और कुछ छोटे मोटे दल निर्दलीय सांसदों का भी जिक्र करते हैं। यानी आंकड़ा वहां तक मिल सकता है। तो बीजेपी को यदि 150-60 के इर्द गिर्द सिमटाना है तो इन 106 लोकसभा सीटों वाले 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नरेंद्र मोदी की चुनावी बुनियाद को, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को, आरएसएस के चुनावी हिंदुत्व को और राम मंदिर के आश्रय विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एक नया सी गुफा आ रहा है, उन सब के आश्रय जो बीजेपी कोशिश करेगी उसको दबाने के लिए
एक मैच्योर पॉलिटिकल मूव की जरूरत होगी। कैंडिडेट के साथ साथ प्रादेशिक नेतृत्व और मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ भी। देखते हैं किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल, साथ ही हेमंत सोरेन, ये पूरी रणनीति और इन सब के बीच नीतीश कुमार के द्वारा उठाया गया जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा किस हद तक रोक पाने में कामयाब होता है। मुद्दे बहुत बड़े हैं, लेकिन मुद्दों को प्रभावी रूप से जनता के बीच पेश करना इस संगठन की ताकत के बूते होता है। भूल जाइए कि गोदी मीडिया क्या चला रहा है, आम जनता पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोदी मीडिया जो भी चला रहा है उसके काउंटर में आपके पास क्या है ये लोग जरूर देखते हैं। और वही काउंटर करने में 2019 में कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष फेल हुआ था। दक्षिण के राज्यों ने, एमके स्टालिन ने काउंटर कर लिया, विपक्ष में रहते हुए काउंटर कर लिया, तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। दूसरे राज्यों ने कर लिया काउंटर, नवीन पटनायक ने कर लिया, तगड़ी लड़ाई के बावजूद ममता बनर्जी ने कर लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी काउंटर नहीं कर पाए। यूपी में अखिलेश यादव भी नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि आज हम यूपी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी और दिन यूपी बिहार की करेंगे। आज के इस वीडियो में जो मैंने 106 लोकसभा सीटों की बात की, 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, उसकी 101 सीटें यदि बीजेपी प्लस के पक्ष में जाती है और दोबारा नहीं बल्कि यूं कहें 14 और 19 के बाद तिबारा ये हालात पैदा होते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ साथ बहुतों का शटर डाउन हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।